बारिश में 3 बहुओं का 3 तरह का व्यापार। अच्छा हुआ सावन मेले की शुरुआत से पहले ही हमने सावन की हरी चूड़ियाँ, नई साड़ियाँ और सुहाग की सारी निशानियाँ खरीद ली। हाँ, और इस सावन तो बारिश भी कितनी अच्छी हो रही है। हमारे घर में तो सावन की तैयारियां शुरू हो गई है। बारिश का मजा लेते हुए सभी चाय पकौड़े खा रहे, पर जरा हमारी उन 3 पड़ोसन बहू को तो देखो। हल्की बारिश, नई साड़ी और चूड़ियां लिए भीग रही तीनों पड़ोसन 3 बहुओं के छोटे से घर की तरफ देखती हैं, जो कि लगातार सड़क निर्माण की वजह से घर की चौखट सड़क से लगभग 1 फुट नीचे धंस चुकी होती है। सड़क और नाले का बारिश का गंदा पानी और कीचड़ लगातार घर के अंदर जा रहा होता है। अरे बहुओं, कुछ करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। देखो, सड़क का सारा गंदा पानी हमारे घर में घुसता चला आ रहा है। मम्मी, बहुत बदबू आ रही है। देखो ना, पानी के साथ कितना गंदा कचरा भी अंदर आ गया है। मम्मी, मुझे इस बदबू से उल्टी जैसा लग रहा है। अब हम क्या दिमाग लगाए मम्मी जी, हर कोशिश करके देख ली, लकड़ी लगा दी, प्लाई लगा दी, यहाँ तक कि नई चौखट लगाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार बारिश का पानी सब तोड़ देता है और हर बारिश में हमारे घर का यही हाल होता है। अरे बहुओं, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती तो हम घर के मर्दों की है। कभी अपने घर की मरम्मत ही नहीं करवा पाई। सड़क बनते बनते इतनी ऊंची हो गई कि हमारा घर ही जमीन में धंस गया। नहीं पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो सड़क निर्माण की वजह से हुआ है। आपने थोड़ी जानबूझकर घर नीचे बनवाया था। हमारी किस्मत ही ऐसी है। हम तीनों के पति इतनी मेहनत करते हैं और घर मरम्मत के लिए हमेशा पैसे जोड़ते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा पैसा जुड़ता है, कोई न कोई बड़ा खर्चा सामने आ ही जाता है। इसी वजह से घर की मरम्मत हर बार टल जाती है। तभी निखिलेश भीगे हुए कपड़ों में अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है। ठेले पर कुछ भीगे हुए भुट्टे रखे होते हैं। ठेला घर के बाहर रखकर भुट्टे लेकर निखिलेश घर के अंदर चला आता है। आज बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है। आखिरकार दूसरे ठेले वाले से भुट्टे पहुंचाने का काम ले लिया, पर उसमें भी कुछ भुट्टे भीग गए। लेकिन मालिक अच्छा था, उसने कुछ नहीं कहा भीगे भुट्टे ले जाओ, खा लेना। लेकिन आप सब यहाँ इतने परेशान क्यों खड़े हैं? अरे नालायक, पूछता है क्यों परेशान है? तुम 3 भाइयों के रहते हर बारिश में मेरी बहुओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कब ठीक कराओगे ये घर? 2-4 बार और सड़क बन गई तो आधी सड़क होगी और आधा हमारा घर। माँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश में काम ही नहीं मिलता। कभी घर का राशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी दूसरे खर्चे सामने आ जाते हैं। फिर भी हम पैसे जोड़ रहे हैं। एक दिन जरूर घर ठीक कराएंगे। अब ये भुट्टे भून दो, सब मिलकर खाते हैं। थोड़ी देर में भैया और शुभम भी आते होंगे। नित्या गैस चूल्हे पर हल्की आंच में भुट्टे भूनना शुरू करती है। तभी बारिश में भीगते हुए भार्गव मजदूरी से लौटता है और शुभम भाड़े का ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर घर में आता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बारिश का मजा लेते हुए भुट्टे खाने लगता है, लेकिन सड़क से आ रहे गंदे पानी की वजह से सभी का मुंह बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, अरे जल्दी आकर खाना खा लो, अभी बारिश कुछ कम हुई है, सड़क से गंदा पानी नहीं आ रहा है। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, इस हफ्ते भगवान की कृपा से अच्छी कमाई हुई है। कम से कम 3000 रुपए तो घर बनाने के लिए अलग रखूंगा ही। और अगर इसी तरह महीना में हम 3 भाई मिलकर अगर 10,000 रुपए भी जोड़ लेते हैं ना, तो घर की मरम्मत के लायक रकम हो जाएगी। तेज बारिश में शुभम फोन पर शांभवी से बातें करते हुए अपना ई रिक्शा चलाता हुआ घर लौट रहा होता है। तभी सड़क किनारे खड़े 2 बदमाश लड़कों की नजर शुभम की ई रिक्शा पर पड़ती है। अरे भाई, वो ई रिक्शा की बैटरी एक्सेस करने वाला चाइनीज ऐप है ना, उससे इसकी ई रिक्शा बंद कर देते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। दोनों बदमाश चाइनीज ऐप से ई रिक्शा ब्लॉक कर देते हैं और ई रिक्शा बारिश में बीच में सड़क पर बंद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? रिक्शा चालू क्यों नहीं हो रही है? ये भगवान कोई बड़ा खर्च मत देना। मालिक रिक्शा नहीं बनवाएगा, मुझे ही बनवाना पड़ेगा। शुभम ई रिक्शा धकेल कर मैकेनिक के पास ले आता है और मैकेनिक ई रिक्शा चेक करने लगता है। लगता है इसे ऐप के बारे में नहीं पता है। इसकी अच्छी बैटरी निकाल लेता हूँ, ऐप से लॉक खोल दूंगा और नई की जगह पुरानी बैटरी नई बोलकर लगा देता हूँ। भैया, बैटरी में बारिश का पानी चला गया है और कंडक्टर फ्यूज हो गया है। बैटरी बदलनी पड़ेगी, 5000 का खर्चा आएगा। 3000 रुपए घर के लिए जोड़े थे, लेकिन 5000 ई रिक्शा में लग गए। मैकेनिक ई रिक्शा से अच्छी बैटरी निकालकर पुरानी बैटरी लगा देता है। ई रिक्शा चालू हो जाता है और शुभम घर लौट आता है और सारी कहानी घर वालों को बताता है। बेटा, हिम्मत मत हार। 100 ठोकरों के बाद एक सीधा रास्ता जरूर मिलता है। हाँ भैया, वो कहते हैं ना, अपना भी टाइम आएगा। छोड़ो, आज खाने में क्या बना है? रात की आलू की सब्जी बची है, उसी के आलू के पराठे बनाऊंगी। आइए सब लोग बैठिए।
पूरा परिवार खाने बैठता है और शांभवी छोटी सी रसोई में बैठकर पिछले रात की बची आलू की सब्जी आटे में गूंथ कर पराठे सेकने लगती है और नित्या सभी को पराठे परोसती है। तभी बारिश तेज हो जाती है और घर में सड़क का गंदा बदबूदार कीचड़ वाला पानी आने लगता है। अरे कोई इस बदबू का कुछ करो, इतनी बदबू में आलू के पराठे कैसे खाएंगे? हमें इसी बदबू में खाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बारिश कम नहीं होगी तब तक हम क्या कर सकते हैं। भार्गवी कुछ तो करो, हम इस बदबू में खाना नहीं खा सकते हैं। भार्गवी घर में पड़े जूट बोरे से गंदा पानी पोंछकर घर के बाहर निचोड़ना शुरू करती है। गंदे पानी और कचरे को हाथ लगाती ही भार्गवी को उल्टियां हो जाती हैं। ऐसे ही एक एक दिन करके पूरा महीना निकल जाता है। तीनों भाई पूरे महीने की कमाई जोड़कर घर के सभी खर्चों का हिसाब करने बैठते हैं। पहले बिजली का बिल और गैस सिलेंडर के पैसे अलग करो, फिर राशन का खर्च, प्रियांशु और मिस्टी की स्कूल फीस और दूध के पैसे भी भरने हैं। भैया मेरे कॉलेज और ट्यूशन की फीस भी जमा करनी है। मम्मी पापा जी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। सब खर्चे निकालने के बाद इतने ही पैसे बचे हैं। इसे महीने भर की सब्जी छोटे मोटे खर्चे चलाने हैं। अरे सावन भी आ गया है, मेरे और तीनों बहुओं के लिए चूड़ियां और नई साड़ियां भी लेनी पड़ेंगी। फिर मेले में बच्चे भी कुछ लेने की जिद करेंगे। खर्च देखकर सभी के गले का पानी सूख जाता है और अगले ही दिन गांव में सावन का मेला लगता है। शाम के वक्त सावन के मेले में चारों तरफ दुकानें सज जाती हैं। कई सारे झूले, कहीं चाट पापड़ी, कहीं आइसक्रीम तो कहीं चाइनीज फूड के स्टॉल लग जाते हैं। पर तीनों बहुएं चुपचाप घर में बैठी होती हैं। तभी प्रियांशु और मिष्टी रोते हुए कीचड़ में सने हुए घर पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी मेले से हमारा दोस्त नया खिलौना लेकर आया और हम दोनों को गरीब कहकर चिढ़ाने लगा। उसने हमें कीचड़ में भी धक्का दे दिया, बोला कि तुम लोग कभी खिलौने खरीद ही नहीं सकते। और उसके पापा मेले में खिलौने बेच रहे, इसलिए उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। बच्चों तुम्हें कितनी बार समझाया, दूसरों की चीज देखकर रोया मत करो। अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो चिढ़ाने दो, तुम चिढ़ते क्यों हो? बहुओं अभी तक हमने दवाइयों के पत्ते खोले नहीं है। दवाइयाँ वापस करके उन पैसों से बच्चों को मेला घुमा ला और खिलौने भी दिला दो। नहीं मम्मी जी, आपकी दवाइयाँ ज्यादा जरूरी हैं और वैसे भी मेले में खिलौने बहुत महंगे बिकते हैं। सीधा 1 का 10 होता है। मेरे मन में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम भी मेले में खिलौनों का व्यापार करें। लेकिन खिलौने खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? खिलौनों का व्यापार फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है, पर बारिश में हम 3 बहुएं सावन के मेले में 3 तरह का व्यापार करके पैसे कमा सकती हैं। नहीं बहुओं, 3 बेटे घर में हैं और बहुएं व्यापार करने निकले, ऐसे में लोग क्या कहेंगे? बहू हम गरीब है पर इज्जत करने वाला निकलते हैं। अपने सास ससुर की बातें सुनकर तीनों बहुएं निराश हो जाती हैं और अपने बच्चों को गोद में बिठाकर फुसलाने लगती हैं। बच्चों तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकौड़े बनाऊंगी। भार्गवी दोपहर के बचे चावलों में थोड़े मसाले मिलाकर आटे की तरह डाउ तैयार करती है और बिस्किट के बुरादे में लगाकर तलती हैं, जिससे बिल्कुल कुरकुरे, क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े सभी को परोसती है। ये पकौड़े तो बहुत क्रिस्पी है, मुझे बहुत पसंद आए। हाँ, हमने ऐसे टेस्टी क्रंची पकौड़े कभी नहीं खाए थे। बहू तुमने इतने कुरकुरे पकौड़े कैसे बनाए? वो हमारी पड़ोसन ने टूटे हुए बिस्किट दिए थे ना, उसे ही ब्रेड क्रम्ब की तरह इस्तेमाल करके पकौड़े तल दिए। अगले दिन तीनों बहुएं प्रियांशु और मिष्टी को लेकर सावन का मेला दिखाने जाती हैं। बच्चे पूरे मेले में घूमते हैं, झूले देखते हैं, खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें देखते हैं, लेकिन कुछ भी खरीदे बिना उदास मन से वापस लौटने लगते हैं। तभी चमचमाती गाड़ी देखकर बच्चे गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तीनों बहुएं बच्चों को पकड़ती हैं। तभी चमचमाती गाड़ी तीनों बहुओं के सामने रुकती है। गाड़ी से बिजनेस वुमन शनाया बाहर निकलती है और ड्राइवर छाता पकड़कर खड़ा हो जाता है। अरे देखकर नहीं चल सकती क्या? तुम हाउसवाइफ को अपने पति से मार खाकर मरने के लिए मेरी ही गाड़ी देखी? हम जानबूझकर नहीं आए, बच्चा अचानक गाड़ी देखने के लिए इधर दौड़ पड़ा, इसीलिए हम बच्चे को पकड़ने आए और हमें हमारे पति मारते नहीं हैं। तुम हाउसवाइफों की जिंदगी भी अजीब होती है। शादी करो, जूठे बर्तन धो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चे संभालो, पूरी जिंदगी कीचड़ बारिश रसोई में निकाल दो। याक, मुझे देखो, आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। नहीं समझी? व्यापार करती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। व्यापार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करें। हम भी मेहनत करते हैं। कैसी मेहनत? रसोई में बेलन चलाना? शर्म नहीं आती? औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसी बातें कहती हो? हम तुम्हारे जैसा बड़ा व्यापार ना सही, पर दूसरे व्यापार बखूबी कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकती हो तो करके दिखाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस सावन के मेले में हर एक स्टॉल मेरा होता। इतना कहकर शनाया कार में बैठकर चली जाती है। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। हर स्टॉल हमारा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्टॉल तो हमारा भी हो सकता है। शायद यही मौका है हमारे परिवार की किस्मत बदल दे। क्या कहती हो बहनों? तीनों बहुएं घर पहुंचकर सारी बात अपने परिवार को बताती हैं।
पापा जी मम्मी जी, हमें सिर्फ एक मौका दे दीजिए, हम भी मेले में कोई छोटा सा व्यापार करना चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करेंगे, शायद इसी बहाने घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जुड़ जाएं। हमें बस एक बार कोशिश करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तीनों कोई व्यापार नहीं करोगी। हरगिज नहीं, और इस बात पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। तभी पड़ोस का राघव घबराया हुआ घर के अंदर आता है। अरे आप लोग जल्दी सरकारी अस्पताल पहुंचिए, भार्गव भैया काम करते समय ऊंचाई से गिर गए हैं। खबर सुनते ही पूरे परिवार की आंखें बड़ी हो जाती हैं। घबराया हुआ पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए सरकारी अस्पताल के कमरे में पहुंचता है। भार्गव बेड पर लेटा होता है और डॉक्टर मिथिलेश भार्गव की रिपोर्ट देख रहे होते हैं। घबराने की बात नहीं है, बस कमर में चोट आई है, लेकिन कम से कम 2 महीने तक कोई भारी मेहनत मजदूरी इंजरी बन सकती है। डॉक्टर साहब, मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे पालूंगा? देखिए, पेट पालने के लिए पहले खुद ठीक होना जरूरी है। बेटा, तुम गिरे कैसे? बारिश से काई लगी मार्बल की हवेली के मालिक धनंजय के पास काम मांगने पहुंचता है। ये पूरी दीवार साफ कर दो, लेकिन ध्यान रहे मार्बल पर एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इसलिए सीढ़ी नहीं लगाओगे, छत से रस्सी बांधकर लटक कर सफाई करोगे। भार्गव छत से रस्सी लटकाकर एक पटरे पर बैठकर दीवार की सफाई करना शुरू करता है, लेकिन बारिश और काई की फिसलन से राघव फिसल जाता है और तेजी से नीचे गिरता है। पापा चिंता मत करो, हम भगवान जी से प्रेयर करेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भार्गवी और बच्चे भार्गव की हालत देखकर रोने लगते हैं, पर बहुएं उन्हें संभालती हैं और दोनों भाई भार्गव को घर लाकर पड़ोसी से मांगी हुई फोल्डिंग बेड पर लिटा देते हैं। रात बीतती है। अगले दिन भार्गव कमर पकड़कर काम पर जाने के लिए खड़ा होता है। भार्गव, बिना जिद के चुपचाप बैठ जाओ और पापा जी मम्मी जी, शुभम के पैसे ई रिक्शा में लग गए, फिर भी ई रिक्शा सही से चल नहीं रही है। निखिलेश को बारिश की वजह से काम नहीं मिल रहा और भार्गव भी पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाएंगे, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया है। बस हमें एक मौका दे दीजिए, हम मेले में कुछ ना कुछ व्यापार जरूर कर लेंगे। हम भी अपने पतियों का साथ देना चाहती हैं। और इस बार मेहनत की कमाई की बात मत कीजिएगा। मर्द कमाता है तो मेहनत, और बहुएं कमाएंगी तो क्या इज्जत बेचकर कमाएंगी? हम भी मेहनत से ही कमाएंगे। हाँ मम्मी, एक मौका तो दीजिए, अगर भाभियाँ कुछ कर दिखाएंगी तो मैं भी आगे बढ़कर कुछ कर पाऊंगी। गांव की दूसरी लड़कियां भी हिम्मत करेंगी, कम से कम उन लोगों को तो जवाब मिलेगा जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। शायद हम ही गलत सोच रहे थे। बहुओं, एक पत्नी अपने पति का सबसे बड़ा सहारा होती है। अगर मेरी तीनों बहुएं अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, तो मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है बहुओं, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। पूरी मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना। भगवान ने चाहा तो इस बारिश तुम 3 बहुओं का व्यापार हमारी किस्मत बदल देगा। अच्छा, लेकिन मेले में जगह भी तो होनी चाहिए और बारिश में छत भी जरूरी है, और फिर सूखा ईंधन कहाँ से आएगा? छत बनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कुसुम और बच्चों के साथ जाकर मेले में अच्छी जगह देखूंगी। और मैं बांस की लकड़ियों से टेबल तैयार करूंगी जिस पर हमारा व्यापार चलेगा। नित्या तिरपाल के बाजार पहुंचती है और तिरपाल के दाम सुनकर नित्या के होश उड़ जाते हैं। तभी नित्या की नजर दीवारों और पेड़ों पर लगे बड़े बड़े बैनरों पर पड़ती है। अगर इन बैनरों से छत बना दूं तो 1500 रुपए बच जाएंगे। हमारे ईमानदार नेताजी किसी तो काम आएंगे। रात में नित्या गली गली घूम ढेर सारे बैनर इकट्ठा करती है और उसे एक साथ जोड़ लेती है। दूसरी तरफ भार्गवी और शुभम बांस के जंगल से बांस की पतली पट्टियां और कुछ लकड़ियां काट कर ले आते हैं। अब बांस की पट्टियों को आपस में बांधकर 3 टेबल तैयार करते हैं। फिर लकड़ियों की मदद से उस टेबल का मजबूत पाया तैयार करते हैं। अगले दिन शाम में मेले में शांभवी, कुसुम और बच्चों की घेरी जगह पर पहुंचकर मजबूत बांसों में बैनर बांधकर बारिश से बचने लायक छत तैयार करती हैं और बांस के बने टेबल लगाकर उस पर एक कोने में थोड़े बालू डालती है और फिर उस पर अपना कोयले वाला चूल्हा डालती है और बाकी सामान भी टेबल पर रखकर भार्गवी पकौड़े, नित्या भुट्टे और शांभवी आलू के पराठे का स्टॉल लगाती है। स्टॉल तो लग गई, अब बस ग्राहकों को बुलाना पड़ेगा। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े खाओ। एक बार खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे विदेशी पॉपकॉर्न छोड़ो, बारिश की आन बान शान देसी चटपटे गर्मा गर्म भुट्टे खाओ। मेला घूमकर घर में ना बेलनी पड़े रोटी, इसीलिए खा कर जाओ मेरे चटपटे आलू के पराठे। मेले के शोर में ग्राहकों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लगता है थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तीनों बहुएं अपने बच्चे और नंद को मेले में बुलाती हैं और अपने पकौड़े, भुट्टे और पराठे उन्हें खाने के लिए देती हैं। आपके कुरकुरे पकौड़े तो पूरे मेले में सबसे स्वादिष्ट है। एक बार जो खाएगा बार बार यहीं आएगा। ये भुट्टा और आलू के पराठे भी बहुत मजेदार हैं। मुझे भी तीनों चीजें बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा खाना रोज मिले तो मैं रोज खाऊं। पूरे मेले में ऐसा स्वाद कहीं नहीं है। हाँ हाँ, आपकी पकौड़ी, भुट्टे और आलू के पराठे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। कुसुम और दोनों बच्चों की बातें और तीनों बहुओं की आवाज सुनकर मेले में
आसपास खड़े कई लोग उत्सुक होकर तीनों बहुओं के स्टॉल पर आते हैं। अरे बहनों, इतना चिल्ला चिल्ला कर क्या बेच रही हो, जरा बताओ तो सही। मैं गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बना रही हूँ। आलू, प्याज, बैंगन, ब्रेड और गोभी के पत्तों के स्पेशल पकौड़े। अरे पकौड़े तो नरम होते हैं, ये क्रंची और कुरकुरे कैसे हो सकते हैं? वो तो मेरा सीक्रेट है, आप एक बार चक्कर देखिए, दीवाने हो जाएंगे मेरे क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों के। अच्छा, फिर मेरे लिए हर तरह का एक एक पकौड़ा बना दीजिए। अरे बहन, मेरे लिए गर्मा गर्म भुट्टा तैयार कर दीजिए, बारिश में भुट्टा खाने का मजा ही अलग होता है। अभी तैयार कर देती हूँ, मसाला लगाकर ऐसा स्वाद दूंगी कि याद रखेंगे। आंटी मेरे भुट्टे पर थोड़ा ज्यादा मसाला लगाना। बिल्कुल, जितना बोलोगे उतना मसाला लगेगा। आंटी आप आलू के पराठे बेच रही हो क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल गर्मा गर्म आलू के पराठे मिल रहे हैं। मेला तो पूरा घूम लिया, पर सभी ने स्नैक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपने ही पेट भरने वाली चीज पर ध्यान दिया है। सच में घर जाकर अब घर का खाना खाने का मन नहीं है। मेरे लिए 2 आलू के पराठे बना दीजिए। अगर स्वाद अच्छा लगे तो आज रात मेरा पूरा परिवार आपके आलू के पराठे से ही पेट भरेगा। जरूर भैया, अभी तवे से उतार कर देती हूँ। भार्गवी बेसन के घोल के पकौड़े के आलू डुबोती है और फिर उन पर ब्रेड क्रम्स लगाकर गर्मा गर्म तेल में डालती है, जिससे गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची पकौड़े तैयार हो जाते हैं। अरे वाह, सच में इतने कुरकुरे पकौड़े मैंने पहली बार खाए हैं। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और स्वादिष्ट। वाह बहन, मजा आ गया। थोड़े और पकौड़े तलो, मैं अपने दोस्तों को भी बुलाता हूँ। भार्गवी और पकौड़े तलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नित्या चूल्हे की आंच में भुट्टे सेक कर भुट्टे पर मिर्च और आमचूर पाउडर के साथ नींबू और अचार मसाला लगाकर ग्राहकों को देती है। आंटी आपके भुट्टों में तो बहुत ही चटपटा स्वाद है। आंटी मेरे लिए 4 भुट्टे और तैयार कर दीजिए, मैं अपने घर वालों के लिए लेकर जाऊंगा और मम्मी को भी यही भुट्टा खिलाऊंगा। नित्या और भी भुट्टे तैयार करने लगती है। वहीं शांभवी आलू के पराठे तैयार करके ग्राहकों को देती है। ग्राहक बड़े चाव से आलू के पराठे खाना शुरू करते हैं। अरे भैया, आलू के पराठे तो कमाल के हैं, घर के खाने जैसा स्वाद है। मेरे लिए 12 पराठे पैक कर दीजिए। देखते ही देखते तीनों बहुओं के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। आसपास के लोग भी भीड़ देखकर उनकी दुकान की तरफ आने लगते हैं और बहुएं फटाफट हाथ चलाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेले में आइसक्रीम बेच रहा मनीष, पानीपुरी बेच रहा महेश और चाउमीन बेच रहा दिनेश तीनों बहू के व्यापार को देखकर बातें करते हैं। अरे यार, हम लोग पिछले 10 दिनों से इस मेले में दुकान लगा रहे हैं। हमारे स्टॉल पर तो कभी इतनी भीड़ नहीं लगी। जरा इन औरतों को देखो, आते ही सारी भीड़ अपनी तरफ खींच ली। अरे वही, ये लोग अपनी औरत होने का फायदा उठा रही हैं। लोग भी नई दुकान देखकर टूट पड़े हैं। 2-4 दिन में सबका जोश ठंडा हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देख नहीं रहे हो, जो एक बार इनके यहाँ खा रहा है दोबारा अपने घर वालों और दोस्तों को भी लेकर आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमारे स्टॉल पर कौन आएगा? अरे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये तीनों हमारे पूरे व्यापार पर पानी फेर देंगी। बिल्कुल, इनका व्यापार शुरू होते ही हमारी बिक्री आधी हो गई है। अगर अभी नहीं रोका तो बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसी मेला बंद होने का समय हो जाता है और तीनों बहुओं के स्टॉल का सारा राशन भी खत्म हो जाता है। तभी तीनों बहुओं के सास ससुर और पति उनके स्टॉल पर पहुंचते हैं। आज तो मेरे सारे कुरकुरे पकौड़े देखते ही देखते बिक गए। ग्राहक बार बार यही कह रहे थे कि ऐसे पकौड़े पहले कभी नहीं खाए। मेरे आलू के पराठे भी मिनटों में खत्म हो गए। कई ग्राहक तो घर के लिए पार्सल भी लेकर गए और मेरे भुट्टों का भी यही हाल रहा। लोग खाते ही दूसरे भुट्टे की मांग करने लगे। पहले ही दिन इतना अच्छा मुनाफा होगा हमने तो सोचा भी नहीं था। पर बहुओं, तुमने आलू के पराठे, भुट्टे और पकौड़े बेचने का व्यापार करने का ही फैसला क्यों किया? कुछ और क्यों नहीं? आप लोगों से परमिशन मिलने के बाद हम बाजार में यही पता करने आए थे कि हमें क्या बेचना चाहिए। तब शाम के वक्त तीनों बहुएं हल्की बारिश में सावन के मेले में पहुंचती हैं। मेले में बिक रही आइसक्रीम, चाइनीज, बर्गर, पिज्जा, पानीपुरी और लोगों की भीड़ देखकर दंग रह जाती हैं। गुब्बारे, खिलौने, चाट, जलेबी, आइसक्रीम, कॉटन कैंडी, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो सावन के मेले में ना मिल रहा हो। अब हम क्या बेचें? तीनों बहुओं की नजर एक गरीब परिवार पर पड़ती है जो मेले से कुछ न खरीद कर मेले के बाहर बैठे एक बूढ़े से गर्मा गर्म भुट्टे खरीदता है। हम गरीब मेले से 4 आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक आइसक्रीम 25 रुपए की है और एक भुट्टा 10 रुपए का। 4 आइसक्रीम 100 रुपए की आएंगी और पेट भी नहीं भरेगा, और यहाँ 40 के भुट्टे में सबका पेट भर जाएगा। देखो, भुट्टा तो हर कोई खरीद रहा है, मैं भुट्टे बेचूंगी पर थोड़े अलग अंदाज में। मैं उस दिन आलू के पराठे बनाई थी जो सबको पसंद आए थे, इसलिए मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बेचूंगी। और वैसे भी मेले में किसी का पेट नहीं भरता, पर आलू के पराठे खाकर सबका पेट भर जाएगा और औरतों को घर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो भी हमारे आलू के पराठे खरीदेंगी। और बारिश का मौसम हो, पकौड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आलू, प्याज, बैंगन, ब्रेड और गोभी के पत्तों के चटपटे पकौड़े बेचूंगी, वो भी ब्रेड क्रम लगाकर क्रिस्पी वाले। ये सब तो ठीक है, पर ईंधन कहाँ से आया? इतने भुट्टे, पकौड़े, पराठे बनाने में तो ढेर सारी लकड़ियां लगी होंगी। इस बारिश में इतनी सूखी लकड़ियां या कोयला कहाँ से मिला?
वो उस रात याद है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधे बहुत लंबे समय तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं तब कोयला बनता है। प्रियांशु, अभी तुमने क्या पढ़ा? कोयला कैसे बनता है? अगर मैं लकड़ियों को सालों जमीन में दबाकर धरती की गर्मी से उनकी नमी सुखाने की जगह एक बंद भट्टी में आग लगाकर उनकी नमी सुखा दूं, तो भी तो लकड़ियां कोयले की तरह ही जलेंगी और बिल्कुल मुफ्त होंगी। अगली सुबह भार्गवी नित्या और शांभवी के साथ जंगल में आती है और सूखी जमीन में छोटी सी मिट्टी की भट्टी बनाती है। भट्टी में ढेर सारी लकड़ियां डालकर आग लगा देती है। कुछ देर बाद लकड़ियां पूरी तरह काले कोयले जैसी बन जाती हैं। मेरी बहुआ ने तो कमाल कर दिया, इतनी सूझबूझ और इतनी मेहनत। सच में आज तुम तीनों ने पूरे परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। कौन कहता है औरतें व्यापार नहीं कर सकती? हम मर्दों से कहीं ज्यादा समझ तो हमारी घर की बहुओं में है। इतना बढ़िया दिमाग तो शायद हम कभी नहीं लगा पाते। फिर निखिलेश के ठेले पर स्टॉल का सारा सामान रखकर बहुएं पूरे परिवार के साथ घर चली जाती हैं और अगले दिन शाम में निखिलेश के ठेले पर स्टॉल का सारा सामान रखकर मेले में आकर फिर से अपना स्टॉल सजा लेती हैं। और आज बच्चे 2 डंडों में एक कपड़े को बांधकर एक बड़ा सा बैनर बनाकर लाए होते हैं, जिसे देख और गर्मा गर्म पकौड़ों, भुट्टों और आलू के पराठों की खुशबू से देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पहले मुझे 1 प्लेट पकौड़े दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले मेरे लिए 2 आलू के पराठे बना दीजिए। रुकिए रुकिए, सभी को मिलेगा, बस लाइन लगाइए। बारिश में भीगिए मत, सब लोग हमारी छत के नीचे आ जाइए, यहाँ आराम से खाइए। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया आपने। बाकी स्टॉल्स पर तो बारिश में भीगते हुए खाना पड़ता है, यहाँ तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। ये सब देखकर महेश, मनीष और दिनेश फिर से जलने लगते हैं। अरे पहले ये लोग स्वाद की वजह से ग्राहक छीन रहे थे, अब बारिश से बचाने के लिए छत देकर भी ग्राहक अपनी तरफ खींच रहे हैं। आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं पहले से तैयारी करके आया हूँ। मेरी जेब में कॉकरोच हैं। भीड़ का फायदा उठाकर किसी की प्लेट में डाल दूंगा, फिर देखना कैसे इनका धंधा चौपट होता है। महेश भीड़ का फायदा उठाते हुए तीनों बहुओं के स्टॉल के पास पहुंचता है और चुपके से एक ग्राहक की पराठे वाली प्लेट में कॉकरोच डाल देता है। अरे ये क्या? ये मेरे पराठे में कॉकरोच निकला भाई। यही साफ सफाई है तुम्हारी? ये गंदगी परोस रही हो। अरे मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, ऐसा खाना मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भी नहीं खाना। शांभवी चुपचाप चारों तरफ नजर दौड़ाती है। जरूर किसी ने जानबूझकर ये हरकत की है। सामने वाले व्यापारियों के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब इसका जवाब भी यही मिलेगा। शांभवी चुपके से 10 रुपए का सिक्का एक दूसरे ग्राहक के पराठे में डाल देती है। अरे मेरे पराठे में तो 10 रुपए का सिक्का निकला। अरे कॉकरोच तो फिर भी दिख गया, लेकिन अगर कोई ये सिक्का निकल लेता तब क्या होता? अरे नहीं भैया, घबराइए मत, ये हमारे स्टॉल का लकी ऑफर है। जिसके पराठे में 10 रुपए का सिक्का निकलता है वो आज पेट भरकर फ्री में आलू के पराठे खा सकता है। सच में? आज तो मैं खूब सारे पराठे खाऊंगा। अरे ये बच्चा कितना ही खाएगा? ऐसा लकी ऑफर अगर मुझे मिलता तब मजा आ जाता। तो फिर आप भी हमारे पराठे खाइए, क्या पता अगला लक्की सिक्का आपके ही पराठे में निकल जाए। इतना सुनते ही ग्राहक फिर से पराठों का ऑर्डर देने लगते हैं, जबकि महेश, मनीष और दिनेश तीनों बहुओं को घूरने लगते हैं। ऐसे फिर अगले दिन। अरे आज तो इनके स्टॉल पर इतनी भीड़ लगी है, कल तुम्हारा आइडिया भी काम नहीं आया। अब देखो आज मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर दिनेश अपने चेहरे पर रुमाल बांध लेता है और भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप स्टॉल के पीछे से बहुओं के आलू, तेल का डिब्बा और पकौड़े बनाने का कुछ सामान चुराकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद बहुएं सामान उठाने के लिए पीछे जाती हैं। अरे मैं पराठे कैसे बनाऊं? मेरा तेल का डिब्बा कहाँ गया? हे भगवान, मैं पकौड़े कैसे तलूंगी? यहाँ तो तेल के साथ साथ आलू भी गायब है। अभी तो सब सामान यही रखा था, आखिर गया कहाँ? जरूर भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने चोरी की है। मैं अभी घर फोन करती हूँ, अगर एक बार ग्राहक लौट गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। नित्या तुरंत घर पर फोन करके सारी बात विनीता को बताती है। मम्मी जी, किसी ने हमारा तेल, आलू और सामान चुरा लिया है, आप जल्दी से सामान लेकर आइए। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी सामान लेकर पहुंचती हूँ। शुभम जल्दी कर, बहुओं के स्टॉल से सारा जरूरी सामान चोरी हो गया है। मम्मी आप फटाफट तेल और आलू निकालिए, मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ। विनीता तुरंत घर का तेल और थोड़े आलू एक झोले में भरती है। तभी शुभम ई रिक्शा लेकर दरवाजे पर पहुंच जाता है। विनीता झोला लेकर ई रिक्शा में बैठती है और शुभम तेजी से सावन के मेले की तरफ निकल जाता है। कुछ ही मिनटों में शुभम ई रिक्शा सीधे बहुओं के स्टॉल के पास पहुंचा देता है। ये लो बहुओं, जल्दी तेल और आलू ले लो। अभी इतने से काम चलाओ, तब तक मैं शुभम के साथ जाकर और सामान लेकर आती हूँ। शुभम और विनीता तुरंत बाजार जाते हैं और थोड़ी देर में बाकी सामान भी लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। तीनों बहुएं फिर से तेजी से पकौड़े, पराठे और भुट्टे बनाना शुरू कर देती हैं। ये भगवान, इनका तो पूरा परिवार ही व्यापार में लग गया है। हमारे ये प्लान भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे जब तक पूरा परिवार इनके साथ खड़ा रहेगा तब तक इन्हें डराना हराना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। तीनों बहुएं अपने 3 तरह के व्यापार से अच्छी कमाई करने लगती हैं। एक दोपहर पूरा परिवार घर में बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहा होता है। वाह मम्मी, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मुझे तो रोज ऐसा ही खाना चाहिए।
वाह बहुओं, तुम लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज घर का माहौल बदलने लगा है। जितने पैसे अब तक जुड़ गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि मेला खत्म होने से पहले ही हमारे घर की मरम्मत के पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। पापा जी, मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कैसा आइडिया? शुभम का ई रिक्शा अभी बैटरी की वजह से ठीक से सवारी नहीं उठा पा रहा है। क्यों ना दोपहर के समय उसी ई रिक्शा को चलता फिरता स्टॉल बना दे। दोपहर में स्कूलों और गांव के सरकारी दफ्तरों के बाहर गर्मा गर्म आलू के पराठे, पकौड़े और भुट्टे बेचेंगे तो अच्छी बिक्री होगी। शाम को फिर उसी सामान के साथ मेले में दुकान लगा देंगे। वाह, इससे तो एक ही दिन में 2 जगह व्यापार हो जाएगा। और ई रिक्शा भी बेकार खड़ा नहीं रहेगा, उसका भी पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। पूरे परिवार को यह नया विचार बहुत पसंद आता है। खाने के बाद तीनों बहुएं ई रिक्शे को चलता फिरता स्टॉल बना देती हैं और गांव के सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तरों के बाहर जाकर खड़ी होती हैं, जहां से उनकी और भी कमाई होती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। बहुएं अपने घर की चौखट थोड़ी ऊंची करा लेती हैं, जिससे घर में बारिश का पानी आना बंद हो जाता है। और एक शाम दिनेश, महेश और मनीष बहुओं के स्टॉल लगाने की जगह की मिट्टी खोदकर कीचड़ बना देते हैं। हे भगवान, हमारी स्टॉल लगाने की जगह का ये क्या हाल हो गया। अच्छा ही हुआ, अब हमारी छत के डंडे इस कीचड़ में और गहराई तक धंस जाएंगे। छत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और इस कीचड़ पर ईंट बिछा देंगे, फिर आराम से खड़े होकर व्यापार करेंगे। तीनों बहुएं मिलकर छत के बांसों को कीचड़ में और गहराई तक गाड़ देती हैं, फिर ऊपर ईंटों के टुकड़े बिछाकर मजबूत फर्श बना देती हैं। कुछ ही देर में उनका स्टॉल पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर तैयार हो जाता है। ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। आखिर ये किस मिट्टी की बनी है? व्यवहार अच्छा, स्वाद अच्छा और दिमाग भी कमाल का है। अब इनसे दिमाग से नहीं, ताकत से जीतना पड़ेगा। रात होते होते मेला बंद होने लगता है। ग्राहक लौट जाते हैं। तभी मनीष, महेश और दिनेश तीनों बहुओं के स्टॉल के पास पहुंच जाते हैं। सुन लो, कल से तुम तीनों यहाँ स्टॉल नहीं लगाओगी। अगर फिर से दुकान लगाई तो स्टॉल भी तोड़ देंगे और सारा सामान भी उठा ले जाएंगे। मुझे पहले से ही पता था कि हमारे सामने जो भी परेशानियां आ रही है उनके पीछे तुम तीनों ही हो। लेकिन याद रखना, हम तीनों बहुएं मेले के आखिरी दिन तक अपना व्यापार बंद नहीं करेंगी। रुको, अभी तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर मनीष आगे बढ़ता है। तभी भार्गवी तुरंत लाल मिर्च पाउडर तीनों बदमाशों की तरफ उछाल देती है। अरे मेरी आंखें! उसी समय नित्या तुरंत गरम भुट्टे तीनों बदमाशों के मुंह में डाल देती है और शांभवी तीनों के पैरों पर गरम तेल छिड़क देती है। तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है और तीनों फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ते हैं। अरे हमें माफ कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम तीनों अपना व्यापार करो। हम औरतों को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। हम औरतें कमजोर नहीं होती। अगर ठान ले तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आए। पर तुम जैसे लोगों की हमारे सामने क्या औकात है। हमने तो सोचा था कि मेले के बाद तुमसे हिसाब करेंगे, लेकिन तुमसे तो रुका ही नहीं गया। याद रखना, 1 हफ्ते तक हमें मेले में दिखाई मत देना। अगर दोबारा सामने आए तो इस बार जलते हुए कोयले से जवाब मिलेगा। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। वैसे भी अब हमारे स्टॉल पर कोई ग्राहक आता नहीं है, हम कहीं और जाकर अपना स्टॉल लगा लेंगे। इतना कहकर तीनों उठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ऐसे 1 हफ्ता बीतता है। सावन का मेला खत्म होता है। तीनों बहुएं अपने 3 तरह के व्यापार से कमाए पैसों से गांव के मंदिर में रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन करवाती हैं। अगले दिन तीनों बहुएं मजदूर बुलवाती हैं और घर की पुरानी छत हटवाकर ईंटों से दीवारें ऊंची कराकर नई छत डलवाई जाती है। फिर पूरे घर में ईंट, बालू और सीमेंट भरवाकर फर्श सड़क से ऊंचा करवाती हैं। अब बारिश का पानी घर के अंदर आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। वाह बहुओं, तुम तीनों ने तो पूरे घर की किस्मत ही बदल दी। आज सच में चैन की जिंदगी मिल गई। बहुओं, तुम तीनों ने 3 तरह का व्यापार करके ये साबित कर दिया कि औरतें भी व्यापार कर सकती हैं। पूरे गांव में तीनों बहुएं अपने 3 तरह के व्यापार से सभी औरतों के लिए उदाहरण बनती हैं और अपने परिवार की हर तरह की परेशानियां दूर करती हैं।